A very good morning to all of you. This is Veenu, and today I will teach brain tumor and neuropsychology. Brain tumor और न्यूरोसाइकोलॉजी का क्या रिलेशन होता है, कैसे ब्रेन ट्यूमर और न्यूरोसाइकोलॉजी एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। देखिए, जो ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से बहुत सारे न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स व्यक्ति के अंदर हो जाती हैं। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो डिपेंड करता है कि जो ब्रेन ट्यूमर है उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका ग्रेड क्या है। ग्रेड मीन्स के ट्यूमर की सीवियरिटी के हिसाब से, उसकी गंभीरता के आधार पर ट्यूमर को ग्रेडिंग दी जाती है कि जो बहुत बिनाइन ट्यूमर है उसको कहीं ग्रेड 1 है, जो थोड़े और मतलब कॉम्प्लिकेटेड होंगे उनको कहेंगे ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। इस तरीके से ग्रेडिंग दी जाती है उनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो ट्यूमर है वो किस जगह पर है, उसका साइज़ कितना है, छोटा है कि बड़ा है, वो किस ग्रेड का ट्यूमर है। तो उससे ये निर्धारित होता है कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो होगा वो कैसा होगा, कितना होगा। जैसे अगर कोई स्मॉलर ट्यूमर प्राइमरी मोटर एरिया के पास हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, व्यक्ति को सीजर्स आ सकते हैं, उसकी मोटर फंक्शनिंग गड़बड़ा सकती है। अगर ट्यूमर जो है वो डीपर इंट्राक्रेनियल नर्व में है, डीपर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर है, तो उसकी वजह से व्यक्ति के जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है वो गड़बड़ हो जाती है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग मीन्स कॉग्निशन हमारा मिलकर बना है, किससे कॉग्निशन कहा जाता है, हमारी रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, जजमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब कॉग्निशन में आती हैं। तो ये सभी व्यक्ति की जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं ये गड़बड़ा जाती हैं। इस इंट्राक्रेनियल ट्यूमर की वजह से जो ब्रेन का जो नेबरिंग एरिया होता है, जो और अदर हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होने लग जाते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, उन पर दबाव पड़ता है, और उसी की वजह से क्या होता है, व्यक्ति में कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग डेवलप हो जाती है। अब आगे बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एस्ट्रोसाइटोमास होता है तो एस्ट्रोसाइटोमास में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स की एक लंबी और इंक्रीजिंग हिस्ट्री होती है। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोसाइटोमास होता है ये एक स्लो ग्रोइंग न्यूरोप्लाज्म होता है, धीरे धीरे ये ग्रो करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा तो जो प्रॉब्लम्स सामने आएंगी वो भी धीरे धीरे आती है, थोड़ी थोड़ी, मतलब पहले हल्का माइल्ड होंगी, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होने शुरू हो जाती हैं। तो इंक्रीजिंग प्रॉब्लम होती है और वो एक लंबा इतिहास अपना लिए रहती है। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा भी एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। तो टिपिकली ये भी बहुत ही मतलब कम न्यूरोसाइकोलॉजिकल इफेक्ट इसके होते हैं। अगर ट्यूमर फ्रंटल लोब में है तो वो क्या करता है, वहाँ पर लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड कॉग्निटिव डिफिसिट होती है, जिसमें आता है कि व्यक्ति को एक्सप्रेसिव अफीजिया हो जाता है, उसको डिफ़िकल्टी इन स्मेल, उसको महक नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है, जिसको एसोमिया का नाम दिया जाता है। पेराइटल लोब ट्यूमर, अगर ट्यूमर पेराइटल लोब में हो गया तो व्यक्ति की सेंसरी मोडालिटी जो है वो कॉन्ट्रालेटरली इम्पेयर हो जाती हैं, या फिर उसके अंदर स्टीरियोग्नोसिस या अप्रेक्सिया हो जाता है। अगर ये जो ट्यूमर है पेराइटल लोब में, लेफ्ट हेमिस्फीयर के पेराइटल लोब में अगर ये ट्यूमर हो जाता है तो व्यक्ति को स्पीच डिस्टर्बेंसेस, एग्राफिया, फिंगर एग्नोसिया, ये सभी प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है हमारा, वो हमारी लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो पेराइटल लोब है अगर उसमें ट्यूमर है तो व्यक्ति की जो स्पीच और स्पीच से रिलेटेड जैसे एग्राफिया हुआ, फिंगर एग्नोसिया, ये सभी प्रॉब्लम्स व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है। ये सभी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। टेम्पोरल लोब ट्यूमर में प्रोड्यूस मिक्स एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव अफेजिया ऑफ द डोमिनेंट टेम्पोरल लोब, यानी कि जिस टेम्पोरल लोब में जो ये क्या कहते हैं, ये टेम्पोरल लोब ट्यूमर हो जाता है तो व्यक्ति को मिक्स्ड एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव अफेजिया के सिम्टम होने शुरू हो जाते हैं। उसको ये अफेजिया
फेस करना पड़ता है। ऑसिपिटल लॉब ट्यूमर में विजुअल डेफिसिट होती है व्यक्ति को, जैसे कि आँख से कम देखना शुरू हो जाता है, कुछ विजुअल फील्ड से में दिखाई देता है, कुछ में नहीं दिखाई देता है। अगर सब कॉर्टिकल ट्यूमर है तो व्यक्ति को कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीगिया हो जाता है। थैलेमस में अगर ट्यूमर है, थैलेमिक ट्यूमर है, तो व्यक्ति को कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी इम्पेयरमेंट हो जाता है। बेसल गैंग्लिया में अगर ट्यूमर है तो व्यक्ति को ट्रैमर्स आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में ट्रैमरिंग होती है। तो ऑल द ब्रेन ट्यूमर्स में प्रोड्यूस सीजर, जितने भी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उन सभी में व्यक्ति के अंदर सीजर्स होने के चांसेस रहते हैं, सीजर्स व्यक्ति को हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉस्टिक ट्यूमर। अकॉस्टिक ट्यूमर की वजह से व्यक्ति को हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता है। मेनिंजियोमास नियर द ऑप्टिक नर्व रिजल्ट इन अ विजुअल डिस्टर्बेंसेस एंड आर डिफिकल्ट टू रिमूव बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। मेनिंजियोमास जो है वो अगर ऑप्टिक नर्व के आसपास है तो व्यक्ति को विजुअल डिस्टर्बेंस होंगे। विजुअल डिस्टर्बेंस मीन्स कि उसको देखने में प्रॉब्लम होगी, देखने में दिक्कत होगी, कुछ धुंधला दिखेगा, दूर की चीज़ नहीं दिखेगी, पास की चीज़ नहीं दिखेगी, आधी दिखेगी, आधी नहीं दिखेगी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगे। और इसको निकालना भी मुश्किल होता है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो इस तरीके की रहती है कि वहाँ से इसको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पिट्यूटरी ट्यूमर ऑल्सो प्रोड्यूस अ विजुअल डेफिसिट बिकॉज ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑप्टिक चियाज्म एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्टिक चियाज्म और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जैसे कि क्लोज रिलेशन होता है, उसी की वजह से अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर हो जाता है तो व्यक्ति का जो विजुअल फील्ड होता है वो डेफिसिट हो जाता है, उसके विजुअल फील्ड पर इस ट्यूमर का इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग एंड एजुकेशन टू द ब्रेन ट्यूमर पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। इसीलिए जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्या काम होता है, वो जो ट्यूमर पेशेंट्स होते हैं उनको और उनकी फैमिली को वो काउंसलिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट का भी रोल होता है। जो ट्यूमर सर्वाइवर होते हैं उनमें जो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो न्यूरो साइकोलॉजिकल डेफिसिट को जानते हैं, असेस करते हैं और उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और जो पेशेंट होते हैं उनको और उनकी फैमिली को वो एजुकेट करते हैं और उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। सो दीज आर द रेफरेंस। जिल्मर की बुक है ये, प्रिंसिपल ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी, एंड सेकेंड वन इज कॉल्प की बुक, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन न्यूरो साइकोलॉजी। सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक्स।